हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेघूस फिजिक्स। आज की वीडियो में हम न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मोमेंटम एंड न्यूटन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कंप्लीट कर लिया है। इन सभी वीडियोस के प्रीवियस वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले कुछ डेली लाइफ की एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखिए, इस फर्स्ट वाली पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि एक जीप है जिसे एक आदमी धक्का देके चलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसे वो पुश कर रहा है, उस पर फोर्स लगा रहा है ताकि वो जीप मोशन में आ जाए। ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है कि कार या गाड़ी बस कुछ खराब हो जाती है, तो उस वहाँ पर मैकेनिक नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं कि कुछ मीटर तक उसे ऐसे ही धक्का दे करके चलाने की कोशिश करते हैं। तो क्या सिर्फ एक बार फोर्स लगाने से ये कार मोशन में आ जाएगी? ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जब हम कुछ मिनट तक, कुछ टाइम तक उस फोर्स को लगातार अप्लाई करते हैं, तब जाके कार मोशन करना स्टार्ट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ फोर्स ही नहीं बल्कि वो टाइम भी इम्पॉर्टेंट है, जितने टाइम तक की फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जब कुछ मिनट तक फोर्स या कुछ टाइम तक फोर्स लगातार अप्लाई होता है, तभी वो उस ऑब्जेक्ट के मोशन में या उसके मोमेंटम में चेंज लेकर के आ सकता है। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, यहाँ पर इस पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि एक क्रिकेट फील्डर है जो बॉल को कैच करने की कोशिश कर रहा है। तो जब वो कैच करता है बॉल को, तो देखिए उस अपने अपने हैंड्स को भी वो साथ साथ मूव करा रहा है। तो ऐसा वो क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ आ रही है उसकी तरफ। उस बॉल में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बॉल का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है और फोर्स भी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा फोर्स से वो आ रही है। अगर वो एक अचानक से उसके हाथ को हिट करेगी तो उसके हाथों में बहुत चोट लग सकती है। तो वो अपने हाथों को पीछे करके टाइम को इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब अगर टाइम के साथ मोमेंटम में चेंज आता है तो फोर्स भी कम लगता है। ठीक है, अगर मोमेंटम में चेंज सडनली आ जाएगा, अचानक से आ जाएगा, तो फोर्स भी बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। ठीक है, जो कि अगर किसी भी चीज़ को हिट करता है तो वो चीज़ में चोट लग सकती है। जैसे अगर इस फील्डर के हाथ को वो हिट करता है फोर्स, तो चोट भी लग सकती है। तो इसलिए फील्डर क्या करता है, अपनी जगह से भी थोड़ा पीछे मूव करता है बॉल को कैच करने के लिए, और अपने हाथों में भी मूवमेंट लेकर आता है, अपने हाथों को भी पीछे करता है। तो इससे होता क्या है कि बॉल के उसके हाथों को हिट करने का टाइम इंक्रीज हो जाता है, और जैसे मोमेंटम में टाइम के साथ चेंज आता है तो फोर्स भी उससे कम लगता है और उसके हाथों को चोट नहीं लगती। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बताते हैं कि फोर्स और टाइम ये आपस में कनेक्ट है। इसका मतलब कि जब कोई कांस्टेंट फोर्स किसी फिक्स टाइम तक अप्लाई किया जाता है तो वो मोमेंटम में एक चेंज लेकर के आता है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है उसको एक्सेलरेशन देता है। तो फोर्स, टाइम एंड मोमेंटम, इन तीनों का जो रिलेशन है वही जो है न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो चलिए अब लॉ को देख लेते हैं। तो क्या कहता है ये लॉ? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए, यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कभी भी बैलेंस्ड फोर्स मोमेंटम में चेंज लेकर के नहीं आ सकता है या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जब तक कि अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा तब तक स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगी। ये बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स को हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, मोमेंटम में चेंज डेल्टा पी अपॉन टाइम में चेंज डेल्टा टी इक्वल टू एफ अप्लाइड फोर्स। तो ये क्या है? न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन है। अब देखिए, एक यहाँ से हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन एफ इक्वल टू एम ए भी मिलता है। ठीक है, तो इसका हम डेरिवेशन देख लेते हैं। चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू कितना हो जाएगा? P2 माइनस P1, जहाँ पर P2 जो है वो फाइनल मोमेंटम है और P1 इनिशियल मोमेंटम है। तो P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mv। ये तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है ना, m इंटू वी। तो v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी लेंगे, P1 में यहाँ पर हम इनिशियल वेलोसिटी लेंगे। उसके बाद डेल्टा P में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। डेल्टा P क्या है? मोमेंटम में चेंज। P2 माइनस P1, तो mv रख दी, P1 में mu रख दी, m को यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो डेल्टा P। अब अगर हमने, अब ये क्या है? चेंज है मोमेंटम में। टाइम रेट ऑफ
चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा, मतलब मोमेंटम में टाइम के साथ जो चेंज आएगा वो अपॉन में हम टी ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें ये रिलेशन मिल गया। उसके बाद हम जानते हैं कि v माइनस यू बाई टी, ये हमें रिलेशन सुना है, हमने पहले पढ़ा है। क्या है ये? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से हमें a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी मिल गया है। तो ये किसकी वैल्यू है? a की, हमने यहाँ पर रख दी, तो m इंटू ए हमें मिल गया। अब देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हमने अभी पढ़ा, उसमें हमें पता है कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी किसके इक्वल है? एफ के, ठीक है। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी की जगह पर एफ रख दिया हमने, और हमें ये रिलेशन एफ इक्वल टू एम में मिल गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि बहुत बाद आगे भी क्लासेस में आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, हर न्यूमेरिकल में आपको यूज़ करना पड़ेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो आज की वीडियो में हमने न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ लिया है। नेक्स्ट अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।